हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और हम लोग 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डे नंबर 18। आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास है डे नंबर 18 की क्लास। आप लोग एक बार जो भी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में यहाँ पर क्लियर लिख दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग को यहाँ पर मेरी वॉइस, इंटरनेट स्पीड, वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास विद इन कुछ सेकेंड्स में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने डे नंबर 17 में जो क्लास पढ़ी थी उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हम लोग डे नंबर 17 में स्टार्ट कर दिए थे आउटलायर्स को। आउटलायर्स क्या होता है, क्या ये डेंजर होता है, एनोमली डिटेक्शन में इसका क्या रोल प्ले होता है, आउटलायर्स के इफेक्ट क्या होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, और आउटलायर्स को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डे नंबर 17 में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली थी। मैंने आपको डे नंबर 17 में बताया था कि आउटलायर्स को हैंडल करने की जो टेक्निक होती है उसमें से टोटल 4 टेक्निक्स होती है, जिसमें आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे जो होगी यहाँ पर हमारी फर्स्ट टेक्निक जेड स्कोर टेक्निक को। तो आज की पूरी क्लास यहाँ पर जेड स्कोर टेक्निक पे बेस्ड होने वाली है। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग में आउटलायर्स को पढ़ रहे हैं। आउटलायर्स में मैंने आपको 4 रिमूवल टेक्निक बताई थी लास्ट क्लास में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कौन कौन सी 4 टेक्निक थी। जेड स्कोर ट्रीटमेंट, जिसको अभी हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद IQR मैंने बताया था, फिर परसेंटाइल मेथड और यहाँ पर विंसोराइजेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जेड स्कोर ट्रीटमेंट के लिए एक बात की थी कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब कि यदि हमारे पास कोई डेटा है, ये मान के चलिए कि मेरे पास इस तरीके का कोई यहाँ पे डेटा टेबल है, ठीक है। जिस डेटा टेबल में यहाँ पर कुछ यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स बने और रो बने हैं, लगभग इसमें 1000 मेरे पास रो हैं और यहाँ पर जो कॉलम है मान लीजिए 5 यहाँ पे कॉलम है। अब इस डेटाबेस में जो मेरे पास यहाँ पे फिगर होगा, जैसे मान लीजिए 10, 5, 6, इस कॉलम के लिए जो फिगर होगा, यदि मैं इसको ड्रॉ करूंगा किसी भी एक्सेस पे इस तरीके से, जब उस फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो इस पे जो मेरा यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इस तरीके का बनना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इसे कहा जाता है, क्योंकि आउटलायर्स में जो जेड स्कोर मेथड है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पर काम करता है। अब देखिए, हम लोग ना जो जेड स्कोर ट्रीटमेंट है उसमें कैसे आउटलायर को रिमूव करते हैं आज की क्लास में ये सीखने वाले हैं। मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उस मैथमेटिक्स में हमारे पास जो होता है ना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। देखिए, यदि मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पर मेरे पास थ्री लैम्डा है, तो मैं इसको क्या, ये म्यू, ठीक है, ये म्यू, एक मिनट, ये जो हमारा म्यू है, ठीक है, मतलब ये मीन वैल्यू हो गई हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। म्यू मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो म्यू है, ठीक है, ये हमारी मीन वैल्यू हो गई। मीन, मीडियन, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक हमने बात की थी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इसमें म्यू की यदि मैं बात करूं तो म्यू प्लस 1 सिग्मा मैं यूज ये लिखूं, यदि ये म्यू प्लस 1 सिग्मा मैं यहाँ पे लिखूं, और मैं यहाँ पे बात करूं म्यू प्लस म्यू माइनस 1 सिग्मा की, इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे म्यू माइनस 1 सिग्मा की, तो ये इसकी बात होती है। और ये ना स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लगभग लगभग क्या है, यहाँ पर 34.1% और यहाँ पर 34.1%, दोनों को ये जो है कवर करता है। तो टोटल मिला के ये जो होता है 68.2% होता है। ये पहले से प्री कैलकुलेटेड है, होता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, नॉर्मल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पर सेकेंडरी चीज की। अब म्यू जो हमारी मीन है, मीन से लेफ्ट साइड और मीन से राइट साइड वैल्यू आपको पता चल गई कितना कवर होती है, 68.2
जो है 68.2 जो है वो यहाँ पे कवर होती है। अब यदि आपसे बोलूँ मैं कि यदि हम लोग कवर अप करेंगे म्यू मतलब मीडियन प्लस 2 सिग्मा म्यू प्लस माफ करिए म्यू माइनस 2 सिग्मा म्यू माइनस 2 सिग्मा की बात करेंगे तो ये दोनों जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 95.4%, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने डायग्राम के अंदर। आप देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर 34.1% प्लस 13.6, 34.1%, 31.6 ये दोनों मिला के यदि हम लोग बात करें तो 95.4% लगभग वैल्यू को म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा यहाँ पर जो है इसको कवर अप कर लेता है। क्लियर हुआ? ये पहले से प्री कैलकुलेटेड है ना, इसको एकदम ज्यादा इसमें कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। अब यदि हम लोग बात करें म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा की तो लगभग ये 99.7% जो है वो यहाँ पे कवर अप हो जाता है। म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा की हम लोग बात करें तो ये पहले से प्री कैलकुलेटेड है, इसको हम लोग को वापस से कैलकुलेशन जो है नहीं करना है। म्यू प्लस 3 सिग्मा, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है हमारे जेड स्कोर टेक्निक के अंदर। ये कितना होता है 99.7% ये लगभग कवर अप कर लेता है। ये देखिए ये जो है 97.9% लगभग ये जो है कवर अप कर लेता है। ये चीजें हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जेड स्कोर एप्लीकेबल होता है केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जेड स्कोर को कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मैं आज के क्लास में यहाँ पर आप लोगों को ये डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा। इस डेटा सेट में लगभग जो हमारा प्लेसमेंट एग्जाम होता है कॉलेज का उसमें 1000 लगभग यहाँ पे रो है। ये जो हमारी रोज हैं ये लगभग 1000 रोज हैं और यहाँ पर लगभग 1, 2 और 3 लगभग 3 यहाँ पे जो है मेरे पास कॉलम्स हैं। एक है हमारे पास CGPA का, एक कॉलम है मेरे पास प्लेसमेंट के एग्जाम मार्क्स का, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरे नंबर्स आपको यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है वो प्लेस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। प्लेस्ड नहीं हुआ है तो 0 शो होगा, जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है वहां पर 1 शो होगा। ये डेटा सेट को हम लोग आज यूज करेंगे। अब ये जेड स्कोर ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे काम करता है, देखिए यहां पर आप देखेंगे CGPA का यदि मैं इसको प्लॉट करूं जेड स्कोर में, यदि इसको मैं प्लॉट को यहां पे करूं तो आप देखिए CGPA ये जो है ना आपका CGPA है, ये जो है ये जो प्लॉट है ये आपका किसका है CGPA का है, ठीक है। यहां पर ये जो है पूरा की पूरा प्लॉट हुआ है, कैसे हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट हुआ है और ये थोड़ा सा स्क्यूड प्लॉट हुआ है, ठीक है। ये जो प्लॉट है आपका स्क्यूड प्लॉट है और ये जो प्लॉट है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लॉट है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो प्लॉट है आपका प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स का प्लॉट है। ये जो मार्क्स के नंबर है दिखे ना ये प्लॉट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 20 के पास यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 20 और 30 के आसपास आए और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा या फिर यहाँ पे 80 से ज्यादा आए। ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट का एग्जाम है तो कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे कॉमन आए होंगे, ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उनके ही वहाँ पे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये जो प्लॉट मेरा बना वो स्क्यूड प्लॉट बना और ये जो प्लॉट बना मेरा नॉर्मल प्लॉट बना और यही जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है ना यही अभी मैं कोडिंग में आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जेड स्कोर मेथड जो है केवल और केवल यहाँ पे नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम आता है और नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन पहले से हमारे पास होके पहले से हो जाती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग को नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग ना देखिए आज मैं थोड़ा सा आपको मैथ्स और कैलकुलेशन भी पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग ना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के लिए बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स के पहले टॉपिक सबसे पहले क्या होता है हम लोग पाइथन और स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मशीन लर्निंग में आते हैं। लेकिन ये बिगनर फ्रेंडली सीरीज है तो मैं आज आपको कुछ मैथमेटिक्स की चीजें ही बताऊंगा। अब आप में से कुछ लोग को नहीं पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आज फॉर्मूला भी हम लोग यूज करने वाले हैं जेड स्कोर टेक्निक के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका जो वेरिएशन है, ठीक है, उस जो मीन से आपका जो वेरिएशन आता है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। जैसे मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखेंगे 0 ये मीन वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू 34.1% है इसको हम लोग 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, देखो नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन हमेशा 0 होता है, ये जो वैल्यू हमेशा 0 होती है मीन और मीडियन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज सेम शेप एज द रॉ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज द रॉ स्कोर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज जेड स्कोर। देखो कुछ नहीं है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहले तो मीन वैल्यू 0 होती है और इसका लेफ्ट और राइट ये दोनों इक्वल होता है,
ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग है और यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग है, दोनों तरफ बराबर और इक्वली यहाँ पे शेप में रॉ स्कोर जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और इसमें हमेशा जो है जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम लोग ना हमेशा जेड स्कोर यूनिट के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये सब चीजें बेसिक चीजें जान ली। अब आपको ये चीज मैं बता दूं कि Z स्कोर मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर Z स्कोर के इंपॉर्टेंस की यदि हम लोग बात करें तो मैं आपको ना सबसे पहले ये बता दूं, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ना एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैंने ये ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, ये लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा है और ये दोनों ब्लॉग्स के लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। एक काम करते हैं हम लोग, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाला था। यस, आपको ना इंटरव्यूअर कई बार ये चीज में कंफ्यूज कर देते हैं। एक बार मैं इसको ना आपके लिए साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि जेड स्कोर मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि हम लोग जेड स्कोर मेथड की बात करें तो ये होता है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये होता है मेरा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो होता है मेरा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका जो मीन और मीडियन बनता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और मीडियन बनता है वो यहीं पे ही होता है, ठीक है। मीन और जो मीडियन होता है यहाँ पे दोनों यहाँ पर ही बनता है सेंटर में। लेकिन स्क्यूड का ऐसा नहीं होता, मीन यहाँ पे बन रहा है तो मान लो मीडियन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो जेड स्कोर मेथड जो है ना, जेड स्कोर जो मेथड है वो केवल और केवल यूज होता है कहाँ पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है यूज होता है। आपसे कभी भी कोई भी घुमा फिरा के भी पूछे कि जेड स्कोर मेथड कहाँ पे यूज होता है तो आप हमेशा यही चीज बताओगे कि किसी भी कंडीशन में जेड स्कोर एप्लीकेबल होता है हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये अधिकतर आपसे पूछा जाता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है। स्क्यूड के लिए फिर पूछा जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उसके लिए अलग मेथड होता है, ठीक है। तो हमेशा पहली कंडीशन यही होती है कि जब भी हम लोग जेड स्कोर मेथड को यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो कर्व होता है उसी के लिए यहाँ पर हम लोग जेड स्कोर को यूज करते हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया और ये दोनों ब्लॉक को मैं एक एक करके ना ओपन कर लेता हूँ। इस ब्लॉक को आप रीड कर लीजिएगा, जेड स्कोर की डेफिनेशन और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इस ब्लॉक से रिलेटेड। लेकिन आपको यहाँ पर और भी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे जो रिसर्चर हैं, हमारे जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने पहले से ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि यदि मैं एक रेंज को मीडियन के लेफ्ट और राइट में 1 लेवल तक, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक जाऊंगा तो 68.26 मेरा नॉर्मल जो कर्व है उसमें कवर हो जाएगा। इसको आपको पहले से कैलकुलेट करके रखा गया है मैथमेटिक्स के द्वारा, तो आपको इस पे ज्यादा जाना नहीं है, केवल हम लोग को इस रेंज को समझ जाना है। अब आपको मैं ये बताऊं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं एक मिनट नोट्स ओपन कर लेता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली बात ये है कि पढ़ लेते हैं हम लोग, इट इज यूजफुल टू स्टैंडर्ड द वैल्यू रॉ स्कोर ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कन्वर्टिंग देम इनटू द जेड स्कोर। कन्वर्ट करता है हमारे नॉर्मल रॉ स्कोर को। एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, देखिए मैं आपको यहां पर, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर कुछ डेटा है, ठीक है। वही डेटा है जो अभी हमारे पास है, स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। प्लेसमेंट के मार्क्स है स्टूडेंट्स के, उसका प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, प्लेसमेंट स्टेटस है उसका 0 1, मतलब 0 वाला स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ है, 1 वाला स्टूडेंट प्लेस हुआ है। इसके जो मार्क्स है मान लो 20 है, इसके मार्क्स मान लो 40 है। और यहाँ पर स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है, CGPA है जो है, ये CGPA है, ये CGPA मान लो इसका 7.8 है और इसका CGPA 6.2 है, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे कि कम CGPA होने के बावजूद इसका मार्क्स ज्यादा आया और ये स्टूडेंट प्लेस हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जेड स्कोर मेथड के थ्रू, जेड स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके थ्रू मैं क्या करता हूं, यहां पर एक जेड स्कोर बनाता हूं, ये तीनों को लेता हूं और तीनों को लेके यहां पर इसका स्कोर बना लेता हूं। मान ली इसका स्कोर जो है यहाँ पे 3 है, इसका स्कोर 4 है, वैसे ही यहाँ पे इसका स्कोर 2 है, किसी का स्कोर यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को यूज करते हुए, रॉ डेटा को यूज करते हुए एक नया यहाँ पर जेड स्कोर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे रिसर्चर को, हमारे जो मैथमेटिशियन है उन लोग को इस चीज का कैलकुलेशन करने में इजी हो। इसलिए जेड स्कोर इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखिए
यहाँ पर इट अलाउ रिसर्चर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कोर ऑकरिंग विद एन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जेड स्कोर जो हमारा होता है, जो अभी हम लोग एक रॉ स्कोर से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जेड स्कोर निकालते हैं, वो हमारे रिसर्चर को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्पफुल होता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है, दैट्स वाई हम लोग जेड स्कोर को यूज करते हैं। और जेड स्कोर को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है, क्या कैलकुलेशन टेक्निक होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद अभी हम लोग पाइथन में इसको करके भी देखेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है जेड स्कोर या प्रोबेबिलिटी जो है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। जब भी हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, हम लोग को दो काम कर लेने होते हैं। पहले हम लोग को या तो पाइथन पे थोड़ा सा कमांड ले लेना होता है, पाइथन की जो लाइब्रेरी है नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन वगैरह, इसको पढ़ लेना होता है, क्योंकि मशीन लर्निंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें केवल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और कई बार आप लोग का यहाँ पे कमेंट भी आता है कि सर कोड को एक्सप्लेन करो, तो ये सब चीजें पहले से एक्सप्लेन है। जब आप पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करके रखी गई है आपको, आप उसको पढ़ लीजिए। स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में बहुत जल्दी आप लोग के लिए डाल दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो मैं आपको साथ ही साथ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली सीरीज में रखना चाहता हूँ। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं कि हम लोग जेड स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला जेड स्कोर का। देखिएगा यहाँ पे ए फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग जेड स्कोर इज ए एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये आपको सिग्मा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे सिग्मा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको म्यू दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है। वेयर एक्स इज ए रॉ स्कोर, एक्स क्या है यहाँ पे, रॉ स्कोर है। एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके नोट्स में जाके, हम लोग जाते हैं यहाँ पे और नीचे में इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है आपका, ये जो एक्स की बात हो रही है, ठीक है, ये है आपका एक्स जो है आपका रॉ स्कोर है, ठीक है। ये म्यू क्या है, जब हम लोग ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल बना रहे हैं, यहाँ पे कर्व बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इसकी मीन वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये है आपका म्यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मैंने बताया, वन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिग्मा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 सिग्मा -2 सिग्मा, 3 डेविएशन -3 -2। तो ये जो है आपका जो सिग्मा जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देखिए यदि मैं यहां पर 3 सिग्मा, माफ करिए, यहां पर मैं म्यू +3 सिग्मा लिखता हूं, यहां पर मैं यदि म्यू +3 सिग्मा लिखता हूं, ठीक है, और म्यू -3 सिग्मा लिखता हूं, ये यही फॉर्मूले से आया है, ठीक है। जो अभी हम लोग बात की है नॉर्मल कर्व में प्लस और माइनस पे, ये इसी फॉर्मूले से आया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं, और मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करा देता हूँ कि जिससे भी आपको कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर कि जेड स्कोर कैलकुलेशन कैसे होता है। और दूसरा एक और चीज यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि 68, 95, 99 रूल क्या होता है। तो कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ना समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है मेरे से, जबकि उनको पहले से पता होता है। इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, 68, 95, 99 रूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो म्यू है, जो मीडियन वैल्यू है, इसके राइट साइड फर्स्ट सिग्मा और सेकंड सिग्मा में हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे 68.34 होती है। जब हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 13% कुछ आती है वैल्यू, और ये जो होती है आपकी 95 होती है। तो इसको हम लोग 98, 95 और 99 रूल कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको पहले से प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है, इसीलिए इसका जो रूल का नाम है 68, 95 और 99 रूल को भी कहा जाता है। तो आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछे कि 68, 95, 99 रूल क्या होता है, तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करिए कि हमारी जो म्यू की वैल्यू है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तक जाती है, तो 68%, 95% और 98% रेंज को ये कवर अप कर लेता है। अब देखिए ये जो जेड स्कोर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम डाली हुई है, और ब्लॉग भी आप देख सकते हैं, ब्लॉग्स में आपको कई सारी और भी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जितनी भी है वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। जेड स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपसे यदि कोई पूछता है और इस तरीके का आपका कोई क्वेश्चन आता है कभी भी इंटरव्यू में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, स्कोर ए साइकोलॉजिकल वेल बीइंग स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। जो एक स्केल रेंज है उसकी जो है वो 0 से 10 है, ये मान लीजिए, सॉरी 1 से 10 है, ठीक है, 1 से ये डिस्क्रीट होके 10 तक गई है, ओके। और एवरेज स्कोर ऑफ 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो इसका जो एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पे मान लीजिए 6 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए z इक्वल टू एक्स क्या है यहाँ पर 4 है,
x का है यहाँ पे 4 है, क्या लिखा हुआ है z स्कोर फॉर ए वो पर्सन वो स्कोर, हमको किसके लिए निकालना है, ये x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा की बात हो रही है। तो x क्या है, what is the z स्कोर फॉर द पर्सन हु इज द स्कोर 4, फोर्थ नंबर के पर्सन के लिए निकालना है। जैसे 1 से लेके 10 तक की बात हो रही है और बोल रहा है कि इसका एवरेज स्कोर जो है वो 6 है, लेकिन हमको किसके लिए निकालना है, यहाँ पे फोर्थ पर्सन के लिए निकालना है, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। म्यू, म्यू कहने का मतलब कितना है, इसका जो मीन है, मीन रेंज एवरेज स्कोर कितना कहा गया है, 6 कहा गया, तो 4 माइनस 6 होगा ये, ठीक है, ये 4 माइनस 6 होगा, ये कैलकुलेशन है हमारा, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाई करेंगे सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे -1। ये आप चीज आपको क्लियर हुई कैसे हम लोग यहाँ पे जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके के यदि प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू के पहले जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें आपसे प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे और z की वैल्यू यहाँ पे आप जो है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ABCD का ऑप्शन, तो आप इस फॉर्मूले पे डालिएगा और बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। z स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है, जेड स्कोर, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को टॉपिक चालू कराने से पहले, कोडिंग कराने से पहले इसका प्रॉब्लम कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ऑन ए मेजर ऑफ एंजाइटी ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हम लोग किसी एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट का जो मीन स्कोर है वो है 35, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और z स्कोर जो है आपको इसका है 30। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू आप जाएंगे तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर स्कोर कितना है, यहाँ पर स्कोर आप देखिए मीन स्कोर ऑफ 35 है, तो हम लोग इसको 30 माइनस 35 करेंगे। म्यू कितना है, मीन कितना है 35 है, ठीक है, और इसका स्कोर कितना बोल रहा है, किसके लिए निकालना है, करस्पॉन्डिंग टू द स्कोर ऑफ 30 के लिए निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होगी 30 होगी और मीन वैल्यू यहाँ पे होगी 35 डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -1, तो इसका z स्कोर कितना होगा -1 होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, और भी मल्टीपल क्वेश्चंस ब्लॉक्स के लिंक मैंने दे दिया है, उसमें जाकर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतने में आपको समझ में आ जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, इन स्टडी ऑन स्लीप पार्टिसिपेंट, कुछ सोने पे स्टडी की गई है, ठीक है, स्लीपिंग स्टडी की गई है, जिसमें पार्टिसिपेंट की जो रिपोर्ट है उसमें एवरेज ऑफ 7 आवर स्लीप पर नाइट, कोई पर्सन है जो एवरेज 7 घंटे पर नाइट यहाँ पे स्लीप करता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आवर है। व्हाट इज द z स्कोर ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन रिपोर्टिंग ऑफ 5 आवर्स ऑफ द स्लीप। देखो ये है आपका कर्व, एक मिनट, ये है आपका यहाँ पे कर्व, लगभग यहाँ पे एवरेज बोला गया है 7, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया है 1, ठीक है, और आपकी जो पर्सन की जो रिपोर्टिंग है, 5th नंबर पर्सन की जो रिपोर्टिंग है स्लीप की, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, x मतलब कि जो आपका रॉ स्कोर हो गया, तो रॉ स्कोर यहाँ पर कितना है 5th है, 5th के लिए निकालना है, पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग 5 माइनस 7, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 क्या इतना होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो इसका z स्कोर कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है -2। तो इस तरीके से हम लोग z स्कोर को यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मैं आपको ना जो एक डेटा सेट बताता हूँ, जिस डेटा सेट को मैं आज यूज करूंगा, और हम लोग आउटलायर्स को 2 टेक्निक से निकालेंगे। पहली टेक्निक मैं आपको बता दूं, पहली टेक्निक हम लोग तो वही यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर मेरे पास म्यू की वैल्यू है, इसको मैं प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तक जाता हूँ, तो मैं इसको म्यू प्लस 3 सिग्मा तक जाऊंगा और म्यू माइनस 3 सिग्मा की तरफ जाऊंगा, इस तरफ और इस तरफ, तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करूंगा, ठीक है। ये मेरी पहली अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो पूरा की पूरा डेटा दिया हुआ है, ये तीनों कॉलम का जो डेटा दिया गया है प्लेसमेंट का, जिसमें 1000 रो है और 3 यहाँ पे कॉलम है, इसके साथ मैं यहाँ पर एक अलग से z स्कोर कैलकुलेट करूंगा और इस मेथड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल वे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोग एक बाउंड्री वैल्यू हाईएस्ट और लोवेस्ट यहाँ पे
फाइंड कर लेते हैं। ये जो मेरी वैल्यू होती है इसमें हम लोग जाते हैं और यहाँ पर एक लोवेस्ट और यहाँ पर एक हाईएस्ट, यहाँ पर एक हाईएस्ट और यहाँ पर एक लोवेस्ट वैल्यू जो है वो इसकी बाउंड्री वैल्यू बना लेते हैं। फिर हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर जो आउटलायर्स है, उसके बाद उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने की दो टेक्निक होती है, एक होती है ट्रिमिंग और दूसरी होती है कैपिंग। ट्रिमिंग मतलब कि हम लोग इसको जो है यहाँ से रिडीम कर देते हैं, कैपिंग मतलब कि हम लोग यहाँ पर एक कैप फिक्स कर देते हैं कि इस रेंज के बीच की वैल्यू को हमको लेना है, बाकी सारी वैल्यू हमारे लिए आउटलायर्स होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका जो कोडिंग पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पाइथन पे जुपिटर नोटबुक को जाके ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ मेरे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे जाके हमारे जो जुपिटर फाइल है इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले ना मैं एक बार एक काम करता हूँ, आप लोग को डेटा सेट दिखा देता हूँ जो अभी मैं यूज करने वाला हूँ आज की क्लास में। देखो ये जो डेटा सेट है जिसका मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, ये हमारे किसी कॉलेज का प्लेसमेंट का यहाँ पे डेटा सेट है। एक है आपका CGPA, एक है आपका प्लेसमेंट और तीसरा आपका प्लेस्ड। ये तीन यहाँ पे जो है मेरे पास कॉलम्स है, CGPA, प्लेसमेंट और प्लेस्ड। और लगभग यहाँ पे 1000 रो है। जैसे कि आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास रो भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे 1000 के आसपास यहाँ पे रो है, मतलब 1000 रो और यहाँ पे लगभग 3 यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का प्लेसमेंट का डेटा है। इस डेटा सेट को मैं आज यूज कर रहा हूँ। ये डेटा सेट मैं आपको गिटहब में प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी इसी डेटा सेट को अपने जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट करिएगा और इसी डेटा सेट पे हम लोग काम करेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लगभग 1000 लोगों का डेटा सेट है। ये 1001 दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि पहला वाला रो हमारा जो था क्या था, हेडर था। ठीक है, तो लगभग 1000 रो और यहाँ पर 3 कॉलम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे इस पे आउटलायर्स को रिमूव कर रहे हैं, दोनों अप्रोच और दोनों मेथड के थ्रू। तो आप लोगों ने डेटा सेट समझ लिया। चलिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग वाला पार्ट जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे कोडिंग के लिए मतलब आज के जो जेड स्कोर के लिए दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको जो सिग्मा वाली जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो वैल्यू है उसके साथ बताऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है जेड स्कोर के साथ भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं डे नंबर 18 आज का हमारा कोड, और यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं अपनी हेडिंग। आज है हमारा डे नंबर 80। चलो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। और आप लोग को ना एक आप लोग की तरफ से एक सजेशन आया था कि मैं आपको कोड जो है, जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको क्या एक्सप्लेन करते हुए चलूं। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम लोग पाइथन में जो चीज़ पढ़ ली है, जो हम लोग प्लॉटली और सीबॉर्न वगैरह चीज़ें पढ़ ली हैं, उसको मैं इसलिए यहाँ पर नहीं इतना ज़्यादा उसके डेप्थ के अंदर जाता कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम वो चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब तक आपको पाइथन के थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है, जब तक आप मशीन लर्निंग में कोड लिख नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आप लोग का सजेशन आया तो मैं आज आपसे आज की क्लास से आप लोग को मैं थोड़ा सा कोड भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग कोड पढ़ लिए होंगे लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होगी। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग ना 30 डेज मशीन लर्निंग को आप पढ़ रहे हैं तो आप ना पाइथन की हमारी सीरीज पहले से डली हुई है यूट्यूब के अंदर 30 डेज पाइथन, तो आप 30 डेज पाइथन को पढ़ लें। स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस टॉपिक के साथ उतना मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा देता हूं। लेकिन मैं बहुत जल्दी स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो जो है आप लोग के लिए डाल दूंगा। और पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए मैं आपके लिए और वीडियोस बना दूंगा आगे चल के, जिससे कि आप पाइथन को में एकदम स्ट्रांग हो जाओ और पाइथन की सारी लाइब्रेरीज को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। क्योंकि मशीन लर्निंग में वही चीजें हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल का काम करती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, इसको मैंने अभी की क्लास में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन चलो अब भी आप लोग का सजेशन आया तो मैं एक्सप्लेन भी करते हुए चलता हूं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी करते हुए जाता हूं, है ना, कोड को। तो यहां पर हम लोग जाते हैं, हेडिंग दे देते हैं। पहला स्टेप जो है हमारा लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, numpy को कर रहे हैं,
ठीक है, मैटप्लॉट को कर रहे हैं, पांडा को कर रहे हैं और यहाँ पर सीबॉर्न को कर रहे हैं। इन चारों की जो कमांड जो हमारे सिंटैक्स होता है ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, दैट्स वाई मैं इसको आपके लिए बार बार जो रिपीट नहीं करता हूँ। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी हम लोग इसको यूज करते हैं, पांडा के लिए हम लोग पीडी यूज करते हैं, मैटप्लॉट में यहाँ पर मैटप्लॉट के लिए यूज करते हैं, सीबॉर्न के लिए एज एसएनएस यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। मैं अब कोड भी आप लोग के लिए एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। डेटा सेट कौन सा है हमारा? प्लेसमेंट वाला डेटा सेट है, जिसको आपको कहाँ से लेना है मैं गिटहब में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। गिटहब में जाकर आप उस डेटा सेट को यूज कर सकते हो। हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं डेटा सेट की, और डेटा सेट को भी यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा सेट इंपोर्ट करने की यहाँ पे क्या है, आपका सिंटैक्स क्या है ये देखिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। pd.read CSV, हम लोग क्योंकि CSV से फाइल ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फाइल का नाम ले लिया, और इसको मैं स्टोर कहाँ कर दे रहा हूँ, एक डेटा फ्रेम के अंदर DF बना के मैं इसको स्टोर कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आज से जो है आप लोगों को कोड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। DF में लिख के यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 1000 रो और 3 कॉलम्स हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी CSV एक्सेल फाइल ओपन करके बताया था कि 1000 रो और 3 कॉलम्स हैं। कौन कौन से कॉलम्स हैं? तो यहाँ पर हम लोग df.head लिख लेते हैं और थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। टॉप 5 में CGPA है, एक कॉलम हमारा, एक प्लेसमेंट का एग्जाम के मार्क्स हैं और यहाँ पर कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए उनके सामने क्या है, यहाँ पर 1 शो हो रहा है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड नहीं हुए वहां पर 0 शो हो रहा है। ये हमारा डेटा सेट है। चलिए, इतना काम हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं और यहाँ पर सैंपल भी देख लेते हैं। चलो 5 हेड तो मैंने ले लिया था, df.sample कर लेते हैं, 5 सैंपल्स देख लेते हैं। अच्छा, हेड और सैंपल दोनों में क्या डिफरेंस है पता है ना, पहले बताया मैंने। हेड मतलब कि ये 0 से लेके 4 तक का टॉप 5 देता है। जैसे इसमें 1000 जो हमारे रो थे ना, इस 1000 जो रो थे इसमें से टॉप 5 ऊपर के निकाल के देता है कौन सा, df.head। ठीक है, df.sample क्या करता है, इस 1000 में से रैंडम यदि मैं 5 लिखा हूं यहाँ पे तो 5 मेरे को यहाँ पर सैंपल्स निकाल के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रैंडमली 5 सैंपल्स आए, जैसे 665 एक मेरा आया है रो, एक 339 रो आया, एक 274 आया, एक 83 आया, एक 138 आया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यही चीज होती है जो कोड में हम लोग पहले पाइथन में पढ़ लिए होते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग प्लॉट शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको प्लॉट शो करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे वो चीज समझ में आएगी जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, CGPA और प्लेसमेंट दोनों का प्लॉट मैं यहाँ पे शो करता हूं। और प्लॉट यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, जो भी लोग पाइथन पढ़ चुके हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लॉट शो करने के लिए देखिए CGPA के लिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी सीबॉर्न SNS जो लाइब्रेरी है इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है CGPA के लिए। फिर मैंने यहाँ पर प्लॉट शो किया सीबॉर्न को यूज करते हुए प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स के लिए SNS.distplot मैंने यहाँ पे यूज किया है। दोनों प्लॉट को हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है। आप देखिए सीबॉर्न का यहाँ सीबॉर्न एज SNS यहाँ पे यूज होती है। कमेंट बॉक्स में जो भी SNS लिख रहा है उसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यही स्क्रीनशॉट मैंने अभी नोट्स में डाला था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जब मैं इसको प्लॉट किया और मेरे पास वो जो डेटा सेट बना हुआ है ये है मेरा CGPA का, ये है मेरा CGPA का कर्व। ये क्या है, मेरा नॉर्मल कर्व आया। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व आया ये। ठीक है, लेकिन ये क्या आया, ये आया स्क्यूड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 20 मार्क्स आया प्लेसमेंट में। ठीक है, हो सकता है प्लेसमेंट का जो वो क्वेश्चन पेपर होगा टफ होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका मार्क्स यहाँ पे 20 के आसपास आया
बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 80 से ज्यादा आया। तो इसका जो मीन और मीडियन है, इसका जो मीन और मीडियन है वो हो सकता है यहाँ अलग अलग बने, लेकिन इसका मीन और मीडियन जो बनेगा वो एक ही जगह बनेगा, बीच में सेंटर में, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग जो जेड स्कोर है वो हमेशा यूज करते हैं कहाँ पर, नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। जो नॉर्मल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या अभी हमारे पास वैल्यू और स्कोर है, कितना हमारा मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ और एक बार आपको ये जो चीजें हैं जो भी मेरे इस डेटा सेट के अंदर है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, मीन वैल्यू ऑफ CGPA, फिर उसको एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल दे रहा हूँ। देखिएगा मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पाइथन में पढ़ लेते हैं, दैट्स वाई मैं इसको आप लोग के लिए जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोग यदि बोल रहे हैं कमेंट में तो फिर भी मैं इसको आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रिंट के अंदर ये जो इसका जो सिंटेक्स है, प्रिंट के अंदर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने मीन वैल्यू ऑफ CGPA लिखा, फिर यहाँ पे कॉमा देके डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा जो कॉलम बना हुआ था वो CGPA वाला, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो डॉट मीन, डॉट स्टैंडर्ड और डॉट मिनिमम मैक्सिमम, ये चारों चीज को हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है। केवल और केवल जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखिए आपका CGPA का क्यों ले रहा हूं मैं, प्लेसमेंट एग्जाम में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं, इसके लिए टेक्निक काम नहीं आएगी जेड स्कोर, ठीक है, स्क्यूट के लिए नहीं आएगी। यही चीज मैंने आपको बताया भी है थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया भी है कि केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम लोग यूज करते हैं क्या, जेड स्कोर। दैट्स वाई अब हम लोग यहाँ से CGPA को लेके चल रहे हैं। तो इस CGPA का जो हमारा कॉलम था इसका जो मीन वैल्यू है 6.9 है, स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर जो है 0.6 है, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 4.8 और मिनिमम वैल्यू 4.8 और मैक्सिमम वैल्यू 9.12 है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ तक देख ली। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग ना यहाँ पर अप्रोच नंबर 1 को अपनाएंगे। अप्रोच नंबर 1 क्या, अप्रोच नंबर 1 वही जो अभी मैं आपको बताया था। सबसे फटाफट मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर जो है अप्रोच नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाके जो है जुपिटर नोटबुक के अंदर इसको हेडिंग डाल लेते हैं, और जो ये जो अप्रोच है इसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला है आपका फाइंडिंग द बाउंड्री वैल्यू हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, फिर सेकंड नंबर में हम लोग फाइंडिंग करते हैं आउटलायर्स को, और थर्ड नंबर में हम लोग जो हम लोग को ट्रीटमेंट देना होता है आउटलायर्स को ट्रिमिंग या कैपिंग के थ्रू, वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर देखते हैं फाइंडिंग द बाउंड्रीज हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये कैसे हम लोग करते हैं। और अप्रोच नंबर 1 कौन सी, वही जो आपको मैंने पहले से प्री कैलकुलेटेड है, जो मैंने बताया वही है। एक मिनट मैं यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लूँ, फिर मैं आपको लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा हाईएस्ट और लोवेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए ये जो है आपका प्रिंट के अंदर, ये जो प्रिंट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर हाईएस्ट डाल दिया, अलाउड यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर मैं एक डेटा फ्रेम के अंदर CGPA डाल रहा हूँ और मीन एक मिनट हाईलाइट मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पहले, ये मीन +3, ये मीन +3, फिर उसके बाद इनटू के बाद आप देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम में क्या डाला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन डाला हुआ है। जो मेरा सिग्मा था ये वही है, DF CGPA डॉट STD स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अभी हमारा जो फॉर्मूला था म्यू +3 सिग्मा, म्यू -3 सिग्मा, यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप देखिए ये है प्लस में, ये है माइनस में, आप देखिए ये है प्लस में, ये है आपका माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर ये मीन मतलब म्यू हो गया, +3 लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू सिग्मा, और नीचे में आप देखेंगे तो म्यू -3 सिग्मा यूज कर रहे हैं। ये अप्रोच हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोग अप्रोच नंबर 1 बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहले से मेरा कैलकुलेशन है ये, ठीक है। ये मेरा मीन वैल्यू है, ये मेरा 1 सिग्मा है, ये मेरा 2 सिग्मा है, और ये मेरा यहाँ पे 3 सिग्मा है। तो मैं यहाँ पे पूरा ये 3 सिग्मा तक ले रहा हूँ, और ये जो है इसका माइनस से लेके यहाँ तक -3 सिग्मा तक ले रहा हूँ वैल्यू। ये हमारी अप्रोच नंबर 1, इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने हाईएस्ट और लोवेस्ट देख लिया। हाईएस्ट कितना अलाउड हो रहा है यहाँ पर 8.8 हो रहा है, लोवेस्ट अलाउड हो रहा है यहाँ पे 5.11, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग ना देखते हैं कि इसमें जो आउटलायर है,
उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, स्टेप नंबर 2 पे जाके हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है हमारे आउटलायर्स को। और इसके लिए यहाँ पे जाके कोड लिख लेता हूँ। देखिए कोड एकदम सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है, सॉरी यहाँ पर आप लोग के लिए एग्जांपल के साथ मैं शो कर देता हूँ। देखो क्या हुआ है, मेरे पास मैंने जो आपको भी थ्योरी में बताया था ये है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता चल गया 8.8, ये 8.8 मेरा हाईएस्ट है, ठीक है। और ये जो है मेरा यहाँ पे लोवेस्ट जो है 5.11 है, ये मेरा लोवेस्ट है। अब हमको आउटलायर फाइंड करना है कि 88 से बाहर और 5.11 से इधर कितने ऐसे हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस डेटा फ्रेम के अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर एक डेटा फ्रेम लिया और इसको मैं कर दिया 8.80 से ज्यादा, ये ज्यादा वाले लोग, इधर वाले लोग, ज्यादा वाले लोग मतलब इधर 8.8 से ज्यादा वाले, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम को फिर यहाँ पे लोवेस्ट लगा दे रहा हूँ 5.11, ये जो दिख रहा है आपको लोवेस्ट लगा दे रहा हूँ 5.11 इधर वाले लोग, ठीक है। इससे ज्यादा वाले लोग, ये क्या होंगे, हमारे आउटलायर्स होंगे। तो हमारे आउटलायर्स कितने निकले, यहाँ पे 5 निकले, जिसमें से 4 लोग का प्लेसमेंट हो गया, एक का प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब 1000 रो में मेरे 5 जो है यहाँ पे आउटलायर्स हैं। तो मेरे पास कितने रो बचेंगे, 995 रोज यहाँ पे बचेंगे। जब मैंने म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा को यूज करते हुए अपने आउटलायर्स को बनाया, मतलब मेरा 99.7% डेटा का जो रेंज है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, बाकी को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 5 आउटलायर्स है मेरे, जो यहाँ पर इस फिगर को जो है यहाँ पर मैच नहीं करते, उस रेंज के अंदर नहीं आते हैं। तो ये आउटलायर्स होंगे। तो हम लोगों ने 5 आउटलायर्स को 1000 की रो में फाइंड कर लिया। ये चीज क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना थर्ड कि अब जो आउटलायर हो गया उसको हमको क्या करना होगा, उसको हमको ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने के मैंने 2 मेथड्स बताए, एक ट्रिमिंग बताया, एक कैपिंग बताया। मैं अभी आपको ट्रिमिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने केवल फाइंड किया था आउटलायर्स को। अब हम लोग यहाँ पे जाके इसकी हेडिंग दे देते हैं और इसके बाद इसको स्टेप नंबर 3 में जाके इसको जो है ट्रिम कर देते हैं। क्या कर रहे हैं ट्रिम करने के लिए, कुछ नहीं यार। देखो न्यू डेटा फ्रेम बनाया, मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बनाया, इसके अंदर मैं इस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। क्या क्या वैल्यू है, मैंने जो डेटा फ्रेम पुराना था उस पुराने डेटा फ्रेम को न्यू डेटा फ्रेम के अंदर इक्वल टू करके स्टोर कर दिया। डेटा फ्रेम के अंदर मैं एक जो डेटा फ्रेम मेरा बना हुआ है CGPA का, उसको इक्वल टू करके 8.8 कर रहा हूँ और इसमें मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, एंड ऑपरेटर तो है। ये डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग लिख रहे हैं कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 है, ये मेरी कंडीशन 2 है। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरी कंडीशन 2 है। एंड के इधर देखो कंडीशन ये जो है पूरी 2 है और इधर मेरी कंडीशन 1 है। तो ये डेटा फ्रेम के अंदर कंडीशन 1 कंडीशन 2 और यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और न्यू डेटा फ्रेम के अंदर इसको स्टोर कर रहा हूँ। इतना तो ईजी होता है कोड, ठीक है। जो आप लोग को थोड़ा सा लगता है कि टफ है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पूरा फोकस होता है ना, ये पूरा फोकस होता है किस पे, कि हमको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको जेड स्कोर समझ में आना चाहिए, आपको आउटलायर्स क्या होते हैं ये समझ में आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग को कोड पे इतना ज्यादा नहीं अभी टाइम देना है, इसको समझते हुए जाना है। यदि आपको पाइथन पे कमांड नहीं है ना, पहले तो ये मैं बता दूं कि इसका जो रोड मैप होता है डेटा साइंटिस्ट बनने का, ये यही होता है कि हम लोग पहले पाइथन से स्टार्ट करें, फिर हम लोग लाइब्रेरीज पढ़ें, लाइब्रेरीज पढ़ने के बाद हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ें, जिससे कि आपके पाइथन और लाइब्रेरीज के जो भी फंडामेंटल चीजें वो आपको क्लियर हो। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आउटलायर्स को हम लोग ट्रिम किए तो हमारे पास जो भी हमारी जो मशीन लर्निंग को वैल्यू देने के लिए आई वो कितनी आई, यहाँ पे 995 रोज आए। देखिए 995 रोज आए और 3 कॉलम आए। 5 रो जो मेरे थे, जो मेरे आउटलायर थे, वो यहाँ से ट्रिम हो गए। मतलब ये मेरा जो था, ये जो मेरा था, ये 5 जो रो थे मेरे, ये वाले फाइंडिंग आउटलायर्स, ये जो मेरे ऊपर वाले 5 रो थे, ये वाले जो मेरे 5 रो थे, ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गए। हमने क्या किया, ये बनाया, यहाँ पे कैपिंग दी, यहाँ पे कैपिंग दी, इस रेंज के बीच, इस रेंज से इस रेंज तक 995 मेरे पास रो है।
5 जो मेरे रो हैं इधर और इधर के आउटलायर्स में, इसको हम लोगों ने ट्रिम कर दिया, मतलब कि रिमूव कर दिया। ट्रिम मतलब करना क्या होता है, कट करना या रिमूव करना होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले अप्रोच के थ्रू ये चीज कर ली। पहला अप्रोच क्या था, पहला अप्रोच यही था जो पहले से प्री कैलकुलेटेड चीजें हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे म्यू 1 2 3 सिग्मा जो होती है, इसके थ्रू हम लोगों ने म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा के थ्रू हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोच में ये काम कैसे करते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, समझ लिया। अब सेकंड अप्रोच मैं बता रहा हूँ जेड स्कोर के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लेते हैं अप्रोच नंबर 2 कैलकुलेटिंग द जेड स्कोर। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये भी आप देख लीजिए, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। यहां पर मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है बता सकता है कोई? डेटा फ्रेम मैं लिख के यहाँ पे रन कर देता हूं, बताओ चलो एक बार कमेंट बॉक्स में जो मैंने लिखा है। कैलकुलेट कैसे करते हैं जेड स्कोर, वही है यहाँ पे। देखो मैंने डेटा फ्रेम के अंदर एक सीजीपीए करके इसको स्टोर कर दिया, और यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, डीएफ सीजीपीए, ये जो आपका डेटा फ्रेम सीजीपीए है उसमें मैं इनटू मीन डिवाइडेड बाय डेटा फ्रेम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहा हूं। तो क्या था इसका बताओ, एक्स माइनस म्यू, उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग को नोट्स एक बार ओपन करके दिखाता हूं, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना यहां पे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक है। x क्या है, स्कोर है, म्यू जो है मीन है, और नीचे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का यहां पर सिग्मा है। वही चीज मैंने यहां पे कोड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, म्यू माइनस सॉरी एक्स माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो यहां पे मीन लिखा हुआ है, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा x हो गया जो मेरे को वैल्यू निकालना है उसको, ये मेरा हो गया मीन मतलब म्यू, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया x माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो एक रो मेरे पास यहाँ पहले से था, दो रो मेरे पास सॉरी दूसरा कॉलम मेरे पास यहाँ पहले से था, स्टूडेंट का सीजीपीए था, स्टूडेंट का मार्क्स था, स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस था कि वो प्लेस्ड हुए या नहीं हुए। हमने यहाँ पर एक नया और अलग से ये सीजीपीए स्कोर बना लिया, डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर सीजीपीए जेड स्कोर बना लिया। अब मेरे पास हर एक वैल्यू का क्या है, एक जेड स्कोर है। ये जेड स्कोर हम लोग बनाते हैं। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हैं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी हमारे जो चीज़ें हैं, या हम ही लोग की बात कर लें, जो भी इसको जेड स्कोर को यूज़ करता है वो क्यों यूज़ करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने बताया था कि ये अलग से इन रॉ कॉलम में से, इस रॉ डेटा में से एक नया डेटा बना लेता है और एक अपना खुद का एक वेरिएबल, एक कॉलम बना लेता है, जिसमें हमारे पास हर एक कॉलम का, हर एक रो का यहाँ पर जेड स्कोर बन जाता है। अब इस जेड स्कोर के थ्रू, इस अप्रोच नंबर 2 के थ्रू हम लोग कैसे यहाँ पर आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और कैसे ट्रिम करते हैं ये हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया? जो चीज मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया था वही सेम टू सेम चीज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कोड के थ्रू भी समझा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मोर देन 3, ठीक है, और लेस देन 3, जेड स्कोर के लेस देन और मोर देन के 3 के साथ मैं आपको दिखाता हूं, दोनों को एक साथ दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए 1000 रो है अभी, है ना, जेड स्कोर हम लोगों ने बनाया और एक और नया कॉलम यहां पे ऐड हो गया, ठीक है, जेड स्कोर का। तो अब मैं जेड स्कोर में मोर देन 3 के साथ कंपेयर करके देख रहा हूं कि यहां पर कितने आउटलायर्स होंगे, और लेस देन 3 के साथ देखूंगा। क्यों देखूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मोर देन 3 मतलब आप देखोगे यहां पर जो मेरा आउटलायर है, ये जो मेरा आउटलायर, ये जो मेरी जेड स्कोर बना हुआ है लगभग 0 से 3 के आसपास ही दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है ये 3 3 2 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मोर देन 3 से कंपेयर कर रहा हूं। तो मोर देन 3 पे यहाँ पे मेरे पास दो क्या आ रहे हैं, दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको ना लेस देन 3 करता हूं,
आप जेड स्कोर के थ्रू इसको जो है आउटलायर्स को डिटेक्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ <3 का, और यहाँ पर हम लोग जो सिंटेक्स है इसका जो कोड है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। केवल और केवल क्या चेंज होगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पर <, का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 मेरे पास कॉलम है। अब देखिए इसने जो डिटेक्ट किया है, मेरा जो जेड स्कोर को डिटेक्ट किया है वो है यहाँ पर 3 वैल्यू -3 -3 -3, आप दिख रहा है -3 से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज करके लिख लेता हूँ। इन दोनों को क्या करता हूँ, मर्ज करके एक साथ यहाँ पे पांचों को लिख लेता हूँ, <, और मोर देन को। फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोनों को कंपेयर करके कि क्या पहले और अभी वाले में क्या आया, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, शो दोनों मर्ज बोथ CGPA। हम लोग दोनों को ऊपर वाले जो दोनों जो मेरी <, और लोअर आई है उसको हम लोग एक साथ यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे यदि मैं जेड स्कोर के साथ भी जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी वही आउटलायर वैल्यू निकल के आ रही है। ये देखिए 485, 995 रो, 996 रो, 997 रो, 999 रो, ठीक है। ये देखिए 44 मार्क्स, 44 मार्क्स, 65, 34, 34, यही रो क्या ऊपर में भी आई है जब मैं अप्रोच नंबर 1 यूज कर रहा था आउटलायर्स पे। देख लेते हैं एक बार हम लोग मिला के। देखिए यही रोज है मेरी 485, ठीक है, 995 से 996, 997, 998, 95, 96, 97, 98 है इधर पूरा, और ऊपर 485 है। ये अप्रोच नंबर 1 की बात कर रहा था, ठीक है, जब मैं आउटलायर्स को फाइंड कर रहा था। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी जब मैं -3 और <3 जेड स्कोर से लाया तो 485 और वही सीक्वेंस है 995, 996, 997, 999। तो हम लोगों ने ये क्या किया अभी, ये अप्रोच नंबर 2 पे आउटलायर्स को फाइंड किया है, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने जेड स्कोर लगाया था, जेड स्कोर का जो मैंने कैलकुलेशन है वो मैंने बताया था। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट रहता है तो यहाँ पर हम लोग जेड स्कोर के थ्रू कई सारी चीजों पे रेंज लगा सकते हैं। जैसे -3 की जगह -2 ले सकता हूँ मैं, -1 ले सकता हूँ, ऐसे अलग अलग मैं रेंज ले सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जेड CGPA में जेड स्कोर लगाया, और इसी मेथड को अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो एक था मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैंने आपको बताया, दूसरा अप्रोच मैंने आपको बताया जेड स्कोर के थ्रू। अब जेड स्कोर में मेरे को आउटलायर्स मिल गए, इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने के लिए कोई नई चीज नहीं है, ट्रिम वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूं, अप्लाई करते हैं ट्रिमिंग को, ठीक है। हम लोग को वहां पे रेंज पता चल गई थी, तो हम लोगों ने वहां पे रेंज लगा दी थी। हम लोग यहाँ पे अप्लाई ट्रिमिंग करते हैं अप्रोच नंबर 2 पे, और इस पे मैं रेंज लगाऊंगा +, और -3 की, क्योंकि हम लोगों ने +, और -3 लेके इसको जो है निकाला है जेड स्कोर को। तो मैं यहाँ पे CGPA का जो स्कोर +3 और -3 दोनों यहाँ पे यूज करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, न्यू डेटा फ्रेम को यहाँ पे रन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास रेंज आ गई है न्यू डेटा फ्रेम की। वापस से मेरे पास यहाँ पे 995 रोज आ गए और 4 कॉलम्स हैं। पहले हमारे पास 995 रो और यहाँ पे 3 कॉलम थे पहले अप्रोच में। ये चौथा कॉलम क्यों ऐड हो गया, क्योंकि जेड स्कोर का भी कॉलम ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे 995 वही वैल्यू है जिसको हमको कंसीडर करना है, और 5 वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ट्रिम हो चुकी है, हट चुकी है, जो आउटलायर्स की तरह काम की थी। तो हम लोगों ने आज के जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया और सीख लिया कि जेड स्कोर आउटलायर्स क्या होता है। इसके हम लोग इसको फाइंड करने के मैंने 2 अप्रोच आपको बताया। पहला कि एक नॉर्मल जो पहले से प्री कैलकुलेटेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन +- सिग्मा और माइनस के अकॉर्डिंग जो है वो उसके थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, और जेड स्कोर के थ्रू क्यों करते हैं, और जेड स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेड स्कोर में हम लोग एक और नया अलग से कॉलम बना लेते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे 68, 95, 99 रूल क्या होता है, आप बता लोगे। मुझे पूरा पता है कि आप यदि पूरा वीडियो देख लियो तो समझ में आ गया होगा, आप बता लोगे। आपसे कोई पूछे कि कैसे जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, आप बता दोगे कि हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। और आपको यदि कोई प्रैक्टिकल भी करते बने तो आप प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल करके भी आप बता चीजों को बता सकते हो, ठीक है। कोड जरूर लिखा करो, केवल देखा मत करो, आप जाया करो क्लास के बाद, नोट्स को डाउनलोड किया करो हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, गिटहब में जाके डेटा सेट को डाउनलोड किया करो और पूरे के पूरे कोड को आप कॉपी करके लिखो या फिर टाइप करके लिखो, लेकिन कोड को जरूर लिख के चीजों को समझते जाओ, नहीं तो आप भूल जाओगे। और खुद से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने कॉपी में यदि कंफर्टेबल हो तो कॉपी में बनाओ, यदि आपको लगता है कि नहीं मैं कॉपी में नहीं, मेरे को और भी चीजें कभी आगे चल के नई चीजें मैं सीखूंगा तो मेरे को नई चीज और ऐड कर लेनी चाहिए नोट्स में, तो आपको अच्छा चीज होता है कि आप कंप्यूटर में ही अपने वर्ड के अंदर नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आप लोग अपने खुद के नोट्स भी बनाओ, जिससे कि आप पीछे की चीजों को आगे जब पढ़ते जाओगे तो पीछे की चीजों को आप यहाँ पर बिल्कुल भी भूलो ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारी चीजें समझ ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग यहाँ पर जेड स्कोर को समझ लिए, हम लोग यहाँ पर समझेंगे जो होगा हमारा डे नंबर 19 में IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज के अंदर हम लोग कैसे यहाँ पर आउटलायर्स के साथ डिस्कस करते हैं, परसेंटाइल मेथड को देखेंगे, विंसोराइजेशन को देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आउटलायर्स को पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मिसिंग हैंडलिंग वैल्यू को भी हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारी डे नंबर 19 की क्लास होगी उसमें। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है डेटा क्यूरियस माइंड में, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रहा था आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि और आप लोगों को टाइम देना चाहिए। मैंने कुछ आधी चीज़ें आपको बताई थी और आधी चीज़ें मैंने बोला था कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूंगा। तो हम लोगों ने जो चीज़ पहले से देख ली थी वो यहाँ तक देख लिया था कि कैसे हम लोग डेटा स्टोरी टेलिंग में कैसे एडवांटेजेस क्या और कैसे हम लोग को यहाँ पर इसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे को आपको यहाँ पे बताना था कि आपको डेटा साइंस के लाइफ साइकिल पे कैसे ध्यान देना है, ठीक है। अपनी जो स्टोरी टेलिंग है, अपना जो प्रोजेक्ट है, उसमें आपको फोकस होना है आपके मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे, और एक डेटा साइंस किस तरीके से आप किस टीम पे काम करते हो, एक डेटा साइंटिस्ट कैसे काम करता है, डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है, कैसे आप यहाँ पे चैलेंजेस को फेस करते हो, ये सब चीजें मेरे को आपको बताना था। तो हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है, इसको मैं आपके लिए एक बेसिक सा आपको यहाँ पे आप लोग के लिए आज की जो डेटा स्टोरी टेलिंग वाला जो पार्ट है, आपका जो डेटा क्यूरियस माइंड जो है, इसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग कैसे एक डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को यहाँ पे यूज करते हैं। और जो हमारी मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पूरा की पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा स्टोरी टेलिंग पे, जिससे कि आप उस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना पाओ, अपनी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर पाओ और अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपना एक रोड मैप बना पाओ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डेटा साइंस की लाइफ साइकिल यहाँ पे किस तरीके से काम करती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे स्क्रीन में मैं एक बार एक काम करता हूं, आपको ना इस मशीन लर्निंग डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को समझाने से पहले एक और चीज आपको यहाँ पे मैं समझाता हूं। देखो आपको आप इसको समझो पहले। देखो जब भी पहले ये चीज समझो कि आप मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, एक मिनट यार, देखो यदि आप डेटा साइंस लाइफ साइकिल की बात करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। आप अभी इस स्टेज में हो, आप अभी कौन से स्टेज में हो, इस स्टेज में हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग वाले स्टेज पे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और अभी बात किसकी कर रहे हैं, डेटा साइंस लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। एज्यूम करो कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो केवल आप अकेले एज अ डेटा साइंटिस्ट वहां पे काम नहीं करते हो। पहली बात तो आपके पास पूरी की पूरी आपकी डेटा साइंस की पूरी एक टीम होगी, आपके इस प्रोजेक्ट में डेटा इंजीनियरिंग की टीम होगी, ठीक है, मिनिमम 5 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी, बहुत छोटा स्टार्टअप, छोटे से चीजें हैं तो इतना तो होगा ही होगा, ठीक है, कि भले ऑन रोल कुछ लोग काम करें, ऑफ रोल कुछ लोग करें, इस तरीके से टीम तो होगी मिनिमम, ठीक है। फिर एक डेटा इंजीनियर की टीम होगी आपके पास, डेटा इंजीनियरिंग की टीम होगी, डेटा इंजीनियर नहीं डेटा इंजीनियरिंग की टीम होगी। फिर आपके पास इस टीम में डेटा एनालिस्ट भी होंगे। हो सकता है कुछ कंपनी यहाँ पे अपॉइंट करके रखे हो बिजनेस एनालिस्ट को, ठीक है। कुछ कंपनी यहाँ पर मान लीजिए कुछ BI डेवलपर को, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल डेवलपर को यहाँ पर
असाइन किए होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हर किसी का अलग अलग रोल होता है। आप पूरा के पूरा ये स्टेप के बारे में, पूरे की पूरी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी चीजों को खुद भी कर लोगे। इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग का काम भी आप कर लोगे, डेटा एनालिस्ट का भी काम कर लोगे, डेटा साइंटिस्ट का भी काम कर लोगे। हो सकता है कि आपको इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में, इसका अलग अलग मॉड्यूल होता है, ठीक है। जैसे आपने नए नए हो, आपको दे दिया गया आप ETL करो, डेटा को एक्वायर करो, ठीक है। मतलब डेटा को आपको सर्वर से लेना है, डेटा को एक्वायर करना है और आपको लोकल सर्वर के थ्रू डेटा को लेना है और थोड़ा सा फर्स्ट लेवल का आपको प्रोसेसिंग करना है, डेटा को क्लीन करना है, ठीक है। ETL प्रोसेस में आपको डाल दिया गया। हो सकता है आप थोड़ा सा सीनियर हो गए, आपको फीचर इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिया गया हो सकता है कि आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट टीम के अंदर डाल दिया गया होगा। तो आपको ना पर्टिकुलर पूरे के पूरे मॉड्यूल में किसी एक मॉड्यूल का एक पार्ट छोटा सा मिलता है जो आपको यहाँ पर करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरा के पूरा आप ही सब चीज लेके बैठे हो, लेकिन ये पूरा टीम बिल्डिंग का काम होता है। जब एक पूरी टीम बैठती है, एक स्क्रम मास्टर के अंदर पूरे के प्रोजेक्ट को हम लोग डाल लेते हैं और एक एक मॉड्यूल को हम लोग असाइन कर देते हैं और आपको रिपोर्ट करना होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो आप डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को समझिए, आपको कम्युनिकेट करना होता है, कई बार आपको कम्युनिकेट करना होता है एज ए बिजनेस प्रॉब्लम को, आपके बिजनेस होल्डर्स को, आपके जो मैनेजमेंट है, आपके जो हायर अथॉरिटी, आपके जो क्लाइंट्स है, उनको आपको यहाँ पे डिस्कस करना होता है। कई बार आप लोग को यहाँ पर आपकी डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ डिस्कस करना होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब इस डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को समझने से पहले एक शॉर्ट में मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझाता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, ये POS सॉफ्टवेयर है, ये मेरा इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है। मान लो एक कंपनी पॉलिसी बाजार, ठीक है, इंश्योरेंस करती है। एक कंपनी है, मान लो डी मार्ट, विशाल मार्ट, वॉलमार्ट, ऐसे कई कोई मार्ट कंपनी है, ठीक है। इनके पास कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इनके पास कोई इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है, ये पूरा की पूरा डेटा है, ठीक है। जिसपे क्या होता है, एक हम लोग वैल्यू डालते हैं, मतलब कि हमारे पास पूरी की पूरी कॉलम्स में एक्सेल में एक वैल्यू प्रोवाइड होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको मिल गया तो, लेकिन कई बार हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे PDF हो गया, इमेज हो गया, आपके पास कुछ डिस्काउंट वाले चीजें होगा। ये सब जो डेटा आपको मिलता है, ये हमको कहाँ मिलता है, ये हमको सब की सब डेटा मिलता है हमारे, कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन से मिलेगा जब हम लोग जाके फॉर्म फिल आउट करते हैं, या हमारे CRM में मिलेगा, या कई बार हमारे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों को डेटा मिलता है। ये सब जो डेटा मिलता है और ये सब जो वेबसाइट और ऐप बनाना, ये काम किसका होता है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर का होता है, जिसको हम लोग ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का होता है। अब ये डेटा को, जब हमको ये डेटा मिलता है, इस डेटा को उठा के हमारी डेटा इंजीनियरिंग टीम जो है उस डेटा को लेकर आती है। ये सारे डेटा, ऐसा तो नहीं होगा इतनी बड़ी कंपनी अमेजॉन और आप एक एम्प्लॉय और आपको पूरी की पूरी उस अमेजॉन डेटा का पूरा मेन सर्वर का ID पासवर्ड दे दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डेटा इंजीनियरिंग टीम का काम ये होता है कि इस डेटा को यहाँ पर ETL प्रोसेस करे, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करे, यहाँ से इस मेन सर्वर से उठाए, ठीक है, यहां से उठा के उसको ट्रांसफॉर्म करे। कई बार यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको करना होता है, या फिर डेटा इंजीनियरिंग टीम ट्रांसफॉर्म करके देती है इस डेटा को, ठीक है, और उसको लोड करे कहां पर, आपके डेटा वेयर हाउस में। तो आपको एक डेटा इंजीनियरिंग टीम का काम ये होता है कि डेटा को ला के डेटा वेयर हाउस में आपको ये डेटा दे देना है, जितना वो एक्सट्रैक्ट किए हैं वहां से ट्रांसफॉर्म किए हैं, मतलब उस डेटा को किसी और फॉर्मेट में, जैसे डेटा था उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे फॉर्मेट में लेके आए और उसको लोड कर दिए कहां पर, हमारे डेटा वेयर हाउस में। ये जो काम होता है डेटा इंजीनियर का होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का, एप्लीकेशन डेवलपर का क्या काम होता है, ये आपने देख लिया। डेटा आ गया हमारे पास, डेटा आने के बाद हम लोग डेटा इंजीनियरिंग टीम ने ला के डेटा हमारे डेटा वेयर हाउस में दे दिया। अब यहाँ से काम चालू होता है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, इस वेयर हाउस से जब उनको एक्सेस मिलता है, उस सर्वर से डेटा जो को लेते हैं और उसमें जो भी उनके इनसाइट्स बनाने होते हैं, SQL के थ्रू, एक्सेल के थ्रू, पाइथन के थ्रू, वो इनसाइट्स निकाल के वो वहां पे दे देते हैं। लेकिन डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, उसके पीछे कई सारे एल्गोरिथम लगाते हैं, और ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कभी डेटा एनालिस्ट के साथ, कभी कम्युनिकेट करते हैं डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ, कभी कम्युनिकेट करते हैं BI टीम के साथ, कभी कम्युनिकेट करते हैं डेटा साइंटिस्ट जो है अपने स्टॉक होल्डर्स के साथ, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, क्लाइंट के साथ, किसी के भी साथ डेटा साइंटिस्ट को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना होता है। वही काम डेटा एनालिस्ट को भी करना होता है। एक चीज मैं और बता दूं कि हर एक डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिस्ट की स्किल सेट जरूर आती है। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप डेटा एनालिस्ट का पढ़ना बंद कर दो, मतलब डेटा एनालिस्ट की चीजों को ना पढ़ो और डेटा साइंटिस्ट डायरेक्ट बन जाओ, ऐसा नहीं होता।
हम जब यहाँ पे KG1 KG2 पढ़ते हैं तभी हम लोग क्लास 1 पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग क्लास 12 पे, फिर ग्रेजुएशन वैसे ही करते हैं ना। वैसे ही होता है कि हमारा जो डेटा एनालिस्ट है ना, वो एक स्टेप स्टार्ट करने का स्टेप है। कभी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हो, यदि आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि आप नॉन IT फील्ड से और आप जल्दी जॉब पाना चाहते हो, तो आप डेटा एनालिस्ट का पहले कोर्स कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेटा एनालिस्ट में आप क्या पढ़ते हो, आप SQL पढ़ लेते हो, आप BI टूल्स में जैसे पावर BI टैबलू पढ़ लेते हो, है ना। उसके साथ साथ आप बेसिक पाइथन पढ़ लेते हो, पाइथन की छोटी मोटी लाइब्रेरीज भी पढ़ लेते हो, एक्सेल पढ़ लेते हो। इतना सफिशिएंट होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। इतना पढ़ लेने के बाद आप फिर मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, डीप लर्निंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, और भी कई लाइब्रेरीज होती है, एडवांस लाइब्रेरी होती है डेटा साइंटिस्ट के लिए, टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, ये सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ते हो डेटा साइंटिस्ट के अंदर। फिर आप यहाँ पे जरूरत पड़ी तो R भी पढ़ सकते हो, फिर कई सारे मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो, डीप लर्निंग पढ़ते हो, फिर NLP पढ़ते हो, कंप्यूटर विजन पढ़ते हो। ये सब चीज़ें डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए, और उसमें भी वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डोमेन पे काम करता है, जैसे AI इंजीनियर पे काम करता है, बाकी चीज़ों पे भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। अब वापस हम लोग जाते हैं अपने मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा तो क्लियर हो आप लोग को, जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछते हो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को किस तरीके से कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है रियल टाइम में। अब देखो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्या दिखा रही है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर नेटफ्लिक्स का या अमेजॉन जो हमारी ई-कॉमर्स साइट है उसका डेटा हो गया, या फिर मान लो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सबसे पहली स्टेप होगी हमारी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब कि मुझे अमेजॉन के अंदर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरा जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर इस रीजन पे इस टाइम पे बिकता है, 2000 लास्ट 5 ईयर में इस टाइम पे पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट बिका है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को यहाँ पर पहले से विजुलाइजेशन करके दिखाना है। एक डैशबोर्ड के थ्रू डेटा एनालिस्ट को बोला गया है, एक डेटा एनालिस्ट को बोला गया है कि विजुलाइजेशन करके, डेटा विजुलाइजेशन करके मुझे बताओ, अपने मतलब टॉप सीनियरिटीज को बताओ कि यहाँ पे कौन से रीजन में कितना कितना हमारा सेल हुआ है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट को यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि हमको आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि इस साल कितना सेल होगा लास्ट 5 ईयर को देखते हुए। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। हर एक टीम हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, मेरे काम क्या क्या है, और यहाँ पर लगभग हमारे नहीं तो नहीं, यदि बड़ा प्रोजेक्ट है तो 15 से 30 दिन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारी पूरी की पूरी पर्टिकुलर टीम एक साथ बैठती है, उस पर कई सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, अब इस प्रॉब्लम से हम लोग क्या बिजनेस आउटकम्स निकालेंगे, तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें डिस्कस होती है हमारे स्टार्टिंग के डेज में। फिर डेटा को एक्वायर किया जाता है, जो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो होल्डर्स हैं, उनसे आपको डेटा को एक्वायर किया जाता है, जिसको हम लोग ETL प्रोसेस कहते हैं। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, डेटा इंजीनियरिंग टीम भी इसमें आपको हेल्प करती है। और कई बार आपको भी यहाँ पर डेटा एक्वायर करना आना चाहिए। छोटे मोटे डेटा तो एक्वायर करना मैंने ही आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है ना वेब सर्वर से कैसे डेटा उठाते हैं। डे नंबर 4 या 5 में मैंने आपको सिखाया है, मैंने बताया जेसॉन फाइल से कैसे डेटा उठाते हैं, मैंने आपको बताया SQL से डेटा कैसे उठाते हैं, है ना। तो वेब स्क्रैपिंग मैंने बताया है, ठीक है। ऐप के थ्रू कैसे डेटा उठाते हैं, ये सब चीज़ें तो मैंने ही बता दी है आपको, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको पूरा मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, ये डेटा साइंस की लाइफ साइकिल है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये डेटा साइंटिस्ट की लाइफ साइकिल है। अभी मैं आपको जो बताया था वो मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो मैंने आपको डे नंबर 2 और 3 के अंदर बताया। अभी मैं आपको डेटा साइंटिस्ट की बता रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो कैसे आपको यहाँ पे जॉब करना होता है डेटा साइंटिस्ट को, है ना। ये मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसमें मैंने आपको वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, जेसॉन के थ्रू कैसे डेटा को गैदर करते हैं। डेटा गैदरिंग वाले टॉपिक में डे नंबर 4 और 5 में लगभग मैंने 3, 4 या 5 में मैंने लगभग आपको ये सारे टॉपिक बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। अब आपके पास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, डेटा आपको एक्वायर हो गया, आपने ETL प्रोसेस कर लिया। अब आता है डेटा अंडरस्टैंडिंग की बात, मतलब EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये एक स्टेज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। इस स्टेज को हम लोग EDA बोलते हैं। यहाँ पे डेटा अंडरस्टैंड होता है। EDA का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। इस स्टेज के अंदर ETL का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। इसमें डेटा एक्वायर होता है और इसमें डेटा को अंडरस्टैंड किया जाता है। अब यहां से ये डिवाइड हो जाता है, इस तरफ जाता है, तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं, जो फीचर इंजीनियरिंग, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आउटलायर्स का,
अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मिसिंग का, तो यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई की जाती है जिसको डेटा साइंटिस्ट करता है, और यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अलग हो जाता है जिसमें डेटा विजुलाइजेशन का काम होता है, ये डेटा एनालिस्ट करते हैं, क्योंकि डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता है फीचर इंजीनियरिंग करना, इसमें कोई साइंटिस्ट कोई ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल लगाना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है दो अलग अलग पार्ट में चले गया, एक इधर चले गया फीचर इंजीनियरिंग की तरफ, एक हमारा डेटा विजुलाइजेशन की तरफ चले गया। ये डेटा विजुलाइजेशन करते हैं इस डेटा से निकाल के, जैसे पावर बीआई के अंदर एक डैशबोर्ड बना देंगे, एक्सेल के अंदर एक डैशबोर्ड बना देंगे, छोटे छोटे टूल्स के थ्रू ही काम कर लेंगे, टैबलू के थ्रू बना लेंगे, और भी कई सारे बीआई टूल्स आते हैं उसके थ्रू डेटा विजुलाइजेशन कर लेंगे, और यहाँ से डैशबोर्ड और एक रिपोर्ट बना देंगे जो आपके एंड यूजर को आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये काम होता है आपके डेटा एनालिस्ट का। लेकिन ये सब चीजें फीचर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मॉडल का क्रिएशन करना, फिर उसको ट्रेन कराना, ठीक है, फिर मशीन का कोलिब्रेशन करना, फिर उस मॉडल को फिर से रिट्रेन करना, फिर मॉडल को डिप्लॉयमेंट करना, फिर उसके बाद मॉडल को मॉनिटर करना, मॉडल को ड्रिफ्ट एनालिसिस करना, ये सब जो काम है फीचर इंजीनियरिंग का काम, मॉडल का क्रिएशन का काम, मॉडल के ट्रेनिंग का काम, मॉडल के डिप्लॉयमेंट का काम, ये सब काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। आप देख सकते हैं इसीलिए डेटा साइंटिस्ट को यहाँ पे पैकेज ज्यादा मिलता है डेटा एनालिस्ट की अपेक्षा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं डेटा एनालिस्ट पढ़ते पढ़ते या सॉरी डेटा एनालिस्ट में जॉब करते करते डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? डेफिनेटली आप बन सकते हो। आपको यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, नोट्स ओपन कर लेते हैं हम लोग। आपको यहां पर जो चीजें हैं इस तरीके से प्लान आउट करनी है कि जैसे आप एकदम अभी फ्रेशर हैं, ठीक है, और आप डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कभी भी आप जाओ तो एक स्टेप होता है डेटा एनालिस्ट का। पहले आप फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कवर कर लो, आप एक जॉब ले लो, नॉर्मल सी जो भी पैकेज की आपकी जॉब लगती है आप ले लो, लेकिन आप पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़ो। आप साथ ही साथ जॉब के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करो, पैरेलली पढ़ते रहो डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो आपका जो प्रमोशन होगा, सबसे पहले आप जूनियर डेटा एनालिस्ट बनोगे, ठीक है, और बिल्कुल भी शॉर्टकट मत मारो। शॉर्टकट में कई लोग होते हैं कि केवल बीआई टूल में पावर बीआई वगैरह बस पढ़ लेते हैं और बीआई डेवलपर की तरह काम करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे स्टार्टअप में बीआई डेवलपर की भी एक हायरिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो पैकेज है मिल जाता है, 6 लाख 8 लाख का पैकेज मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आप यदि चले भी गए हो तो कोई बात नहीं, आप डेटा एनालिस्ट में जाओ, डेटा एनालिस्ट पे पढ़ो, बीआई डेवलपर पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पे क्या होगे, आप जूनियर डेटा एनालिस्ट से बनोगे क्या, सीनियर डेटा एनालिस्ट बनोगे। सीनियर डेटा एनालिस्ट से आप क्या कितना स्टेज ऊपर जाओगे, एक दो 5 स्टेज ऊपर जाओगे ना, फिर आपका एक पैकेज एक सैचुरेशन रीजन तक आ जाएगा। तो पहले से यदि आप एम रखे हुए हो कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आप क्या करो, ठीक है, आप पढ़ लो डेटा एनालिस्ट, आप एक जॉब ले लो, जॉब के साथ साथ भी आप पढ़ते रहो। आपको प्रमोशन चाहिए ना, तो आप यहाँ पे जूनियर डेटा साइंटिस्ट बनोगे, फिर सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनोगे, और यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा जो है बूम मिलता है। मान लो आप डेटा एनालिस्ट पे हो, ठीक है, आप डेटा एनालिस्ट पे हो, आपकी सैलरी पैकेज एक्स है, लेकिन आप यदि डेटा साइंटिस्ट पे जाते हो और यहाँ पर आप जैसी ग्रोथ करते हो, तो यदि आपने अपना डेडिकेशन के साथ 2 साल भी दे दिया ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया, आप 4-5 इंटरव्यू में आप रिजेक्ट भी हो गए, लेकिन किसी इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपको जो ये एक्स सैलरी पैकेज है ना, वो यहाँ पे लगभग 5x भी हो सकता है और ये 10x भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर और आपके यहाँ पर एफर्ट्स के ऊपर। तो कभी भी आप यहाँ पर ये मत सोचो कि ये पूरी जर्नी जो है हमको पढ़ते रहना है। और डेटा साइंटिस्ट बन जाने के बाद ना यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, हर दिन इनोवेशन हो रहा है, हर दिन नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, हर दिन नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। मैं खुद नई नई चीजें यहाँ पर सीखता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई नई चीजें होते रहती है, एनएलपी के अंदर कई सारी नई चीजें होती रहती है, चैट जीपीटी का जमाना है, कई सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होते रहती है। तो आप यदि इस चीज पे, इस जगह पे जा रहे हो, तो आपको लगातार चीजों को पढ़ते रहना है, आपको अपने आप को अपस्किल करते रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, चाहे हमारी खुद की ग्रोथ हो, हमारे खुद के यहाँ पर प्लेसमेंट की पैकेज की बात हो, या फिर हम लोग की इंडस्ट्री की डिमांड हो। तो ये दोनों चीजों पे हमको ग्रोथ करना है, क्योंकि लास्ट एट द एंड हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग हैप्पीनेस के साथ सारी चीजों को आसान भाषा में समझते हुए चलें। सो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे और आप अच्छी तरीके से मेरे साथ डे वाइज सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। आप लोग बस पेशेंस रखो, 30 डेज तक का हम लोग हर चीज को यहाँ पे पूरा टाइम लेके पढ़ेंगे। चाहे हमारे पास कितना भी टाइम हमको लग जाए, हमारी क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे केवल फर्क पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी करेंसी है आपका टाइम, और टाइम से बड़ी करेंसी
कुछ भी नहीं होती है। तो हमको यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, जो एज ए स्टूडेंट या आप लोग जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, है टाइम, और टाइम के साथ सब चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आप लोग को पसंद आ रही है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे जाकर हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे जो डाउट फोरम है वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में। तो हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 19 में। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करता हूँ। साथ ही साथ मेरी टीम मेंबर्स, हमारे डाउट असिस्टेंट टीचर भी आपके कई सारे डाउट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट डेटा क्यूरियस माइंड का, डेटा स्टोरी माइंड का हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है डेटा क्यूरियस माइंड का, जो डेटा स्टोरी टेलिंग का, उसमें क्या टॉपिक हमको आपको और पढ़ना है। डे नंबर 19 को हम लोग आउटलायर्स के और भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आउटलायर्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास डे नंबर 17 में आउटलायर्स को पढ़ लिया है। डे नंबर 18 आज के में हम लोगों ने जेड स्कोर टेक्निक को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट जो हमारे जो और भी टेक्निक्स है, IQR, परसेंटाइल मेथड और विंसोराइजेशन को समझेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डे नंबर 19 की क्लास में।